Namaskar friends, I am Rajiv Sharma. I teach reasoning, and for my CET coach, I'll be recording all these topics of mine. रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बना है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप अपने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल्स में पढ़ते होंगे, बट रीजनिंग कम्स ओनली इन एंट्रेंस एग्जाम एंड प्रैक्टिकली ऑल द एंट्रेंस एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। और ये टॉपिक इसीलिए लिया है, ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ अनबाइज्ड। बाय अनबाइज्ड आई एक्चुअली मीन कि कोई अगर सपोज करो कि इंग्लिश में अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि किसी को लगता है कि ये मैथ्स बेस्ड है, या किसी को लगता है कि ये मैथ्स में कोई बहुत अच्छा है तो वो रीजनिंग भी अच्छी कर पाएगा। इट इज़ नॉट सो। सो इट इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ अनबाइज्ड, इट इज़ नॉट टिल्टिंग टूवर्ड्स एनी सब्जेक्ट। Anybody and everybody can solve it provided they have the knowledge about it. अब मैंने अभी जो बोला कि इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, आई स्टैंड बाय इट। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आपको कहूं कि यू हैव हाफ एन आवर टू सॉल्व इट, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। करेक्ट, दैट इज। बट द सेम क्वेश्चन एंड आई टेल यू यू हैव 2 minutes, द क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट। सेम क्वेश्चन और मैं आपको कहूँगा यू हैव 30 seconds, it will become further difficult. So what I am trying to tell you about reasoning is it is a subject which is time based, कि आपको टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है then your main purpose is solved. इसीलिए मैं अपार्ट फ्रॉम माई क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई क्वेश्चंस आई टीच माई स्टूडेंट्स टू इम्बाइब 4 थिंग्स। अपने जहन के अंदर 4 चीज़ें अगर आपने समझ ली और रख ली तो आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हो, ईज़िली क्रैक कर सकते हो। व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? द फर्स्ट थिंग इज़ एक्यूरेसी, सही आंसर देना। अगर आपने आंसर ही गलत दिया है और फिर सोच रहे हो कि हमने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई करा, तो ये हमारी गलती है। सबसे पहली बात तो आपको करेक्ट आंसर देना है। अगर आपने करेक्ट आंसर दे दिया, हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। बट एज आई वॉज टेलिंग यू, just solving the question will not solve the purpose. So the second thing which is more important for me, and that is speed. Build up your speed without compromising on accuracy. Accuracy को compromise करे बगैर हमने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंक्रीज करना है। अगर हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंक्रीज हो गए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्यूरेसी, more than half the job is done. Now, how to increase our speed? हमको अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है? अपने एक्यूरेसी को हार्म पहुंचाए बगैर हमने जल्दी आंसर देना है, तो हमको 2 और चीज़ें चाहिए होंगी। वो क्या है 2 और चीज़ें? The third thing is innovation. You know what is innovation? Finding new ways, new techniques, new methods. नई सोच से आंसर देना, नई सोच को उत्पन्न करना, और उस नई सोच से आपकी स्पीड भी बिल्टअप हो जाएगी और एक्यूरेसी भी इन्हांस हो जाएगी। सो इनोवेशन के ऊपर हम बहुत काम करेंगे। दिस इज द मेन थिंग दैट आई टीच। हाउ विल इनोवेशन कम? नई सोच कैसे आएगी? अगर हम चौथी चीज भी समझ लें तो, एंड दैट इज एनालाइजिंग पावर। एनालाइजिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता। अगर हम अपने सोच और समझ को उस लेवल पे ले आएं जिस लेवल पे ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, और वो चीज़ हम करने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमको नए तरीके मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वो नया तरीका हमारी स्पीड को भी इन्हांस कर देगा और एक्यूरेसी को भी इन्हांस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता हूँ आपको, which anybody and everybody can answer right from first standard. मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे अल्फ़ाबेट का 18वां लेटर कौन सा है, which is the 18th letter of our alphabet. Now how most of the students will do? They will do it like this: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 18th letter is R. ठीक है ना? दे दिया आंसर, एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन मैं ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव ओनली 1 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, द टाइम रिस्ट्रिक्शन इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। स्पीड, बिल्ट अप योर स्पीड। कैसे होगा? इनोवेशन। अब हम इनोवेशन पे आ जाते हैं कि इनोवेशन अगर हमारे पास है, आई कैन गिव आंसर to this question in 1 second or probably even less than 1 second, in a fraction of a second. How? Of course practice करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि just concentrate on 4 letters, E, J, O, T, where E is your letter number 5, J is 10, O is 15 and T is 20. 5, 10, 15, 20, 5 का टेबल, बहुत आसान टेबल 10 के बाद, और just you have to concentrate on 4 letters, E, J, O, T. E is our 5th letter, J is our 10th, O is our 15th and T is our 20th. जैसे पूछा 18th, I can recall that E is 20 minus 2 R is 18. मेरे को A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे नहीं करना पड़ेगा. My accuracy is enhanced and I'm taking much less time than before. हाउ माई एक्यूरेसी इज एनहांस, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. काफ़ी बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में ए बी सी डी ई एफ जी एच, या तो उनकी उंगली तेज चल रही है, बोल रहे हैं धीरे तब भी आंसर गलत, या बोल रहे हैं तेज उंगली धीरे चल रही है तब भी आंसर गलत. एक्यूरेसी वॉज बीइंग कॉम्प्रोमाइज व्हेन डूइंग कन्वेंशनली, बट यूजिंग दिस इनोवेटिव मेथड वी आर डूइंग इट वेरी क्विकली, very smartly, very accurately. So all these entrance exams are a combination of these two, accuracy with speed. So एक एस्पेक्ट हमने सीखा है. अब आपको ये लग रहा होगा कि हम CET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और ABCD सिखा रहे हैं सर. तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस पे आऊँगा मैं धीरे धीरे. विल कम वेरी स्लोली टू दिस थिंग दैट व्हाई आई एम टीचिंग यू अबाउट अल्फ़ाबेट्स. बिकॉज किसी को अगर पता है, थोड़ी सी बुक भी अगर उठाकर देखी है, तो आपको कम से कम नहीं तो 8-10 टॉपिक मिल जाएंगे जो कि लेटर्स बेस्ड हैं. कोडिंग डिकोडिंग है, लेटर सीरीज है, लेटर सीक्वेंस है, लेटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. दे आर ऑल बेस्ड ऑन लेटर्स. सो अगर आपको अपने लेटर नंबर्स याद हो जाएंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. नाउ ये चीज़ आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा. वो आपको y को भी याद करने को कहेंगे कि y को, y इज 25th, वो भी कर लो याद. आई विल से 4. y को क्यों नहीं याद करना? बिकॉज z बाय डिफ़ॉल्ट याद है. हम a को थोड़ा ना याद करते हैं कि a इज़ 1 या z इज़ 26. द टोटल लेटर्स आर 26, सो बाय डिफ़ॉल्ट वी रिमेंबर दैट z इज़ 26, सो वी नीड नॉट रिमेंबर y. सो सिर्फ ये 4, E, J, O, T. माई सेकेंड क्वेश्चन. अभी भी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. नाउ माई क्वेश्चन इज फ्रॉम द राइट हैंड साइड. इसको अच्छे से समझो प्लीज़. अगर Z आपका फर्स्ट लेटर है, Y आपका सेकंड लेटर है, X आपका थर्ड लेटर है, ऐसे करके मेरे को बताओ कि राइट हैंड साइड से 16वां लेटर कौन सा होगा. 16th लेटर फ्रॉम द राइट. और अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N सबको याद है, मेरे को भी याद है, लेकिन Z, Y, X, W, U, no, V, U, I don't remember. But challenge me, मैं इस क्वेश्चन का आंसर फिर से 1 सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में दे सकता हूँ. कैसे? Because of innovation. I know a very innovative method to remember all my letters from the right hand side as well. What is that method? Any letter asked from the right hand side, subtract that number from 27. कोई सा भी लेटर नंबर राइट हैंड साइड से पूछा जाए, उसको 27 में से माइनस कर दो. टोटल लेटर्स 26, इंक्रीज बाय 1. 27 में से माइनस करो, जो बचेगा वो फ्रॉम द लेफ्ट की पोजीशन. फ्रॉम द लेफ्ट आपको EJOT के थ्रू याद होना चाहिए. 11th letter from the left will be the 16th letter from the right. When J is 10, K is 11, K will be the 16th letter from the right hand side. As simple as that.
So two things I have told you to remember right now. Remember your letters with the numbers from the left hand side through EJOT. Remember your letters with the numbers from the right hand side by using this formula. Subtract the number from 27. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब आपसे पूछता हूँ कि राइट हैंड साइड से 23वां लेटर कौन सा है, 23rd लेटर. 27 में से माइनस करो 4th फ्रॉम द लेफ्ट. व्हेन E is 5, D is 4. जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा हूँ. जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा. बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे लेटर्स विद द नंबर्स याद हो जाएंगे, जैसे कि मेरे को याद है. आई रिमेंबर ऑल माई लेटर्स विद द नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑन माई टिप्स बाय हार्ट बाय डिफ़ॉल्ट, और वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है. नाउ कमिंग टू द रियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अभी मैं आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स याद करने को कह रहा था. मैंने आपको दो चीज़ें याद करने को कहा कि रिमेंबर योर लेटर्स विद द नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड थ्रू EJOT. रिमेंबर योर लेटर्स विद द नंबर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. आई गिव यू अ फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27. अब इसकी इंपॉर्टेंस कि व्हाई आई वाज टेलिंग यू सो. जैसे कि मैं बता रहा था बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि लेटर बेस्ड होते हैं. उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग. We will do it very elaborately, but just to make you understand these 4 basic points, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर. एक वर्ड दिया हुआ है ट्रेन, TRAIN, और मैं ट्रेन को कोड कर देता हूँ GIZRM. इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है, कोई मेथड है. इसको मैंने एट रैंडम ऐसे ही नहीं कोड करा. एक लॉजिक बनेगी, उस लॉजिक को आपने फाइंड आउट करना है, और जब उस लॉजिक को फाइंड आउट कर लोगे तो उसी लॉजिक को आपने सेंट्रल के ऊपर अप्लाई करके आपने आंसर देना है. काफ़ी लोग कैसे करेंगे, E के साथ G क्यों आया, इसके बीच में कितने लेटर्स हैं वो चेक करेंगे. R के साथ I क्यों आया, इसके बीच में कितने लेटर्स हैं उसको चेक करेंगे. लेकिन फिर सडनली पता चलेगा ओ A and Z में तो ह्यूज गैप. और या हम अगर ऐसे देखें कि Z के बाद फिर से A आ जाता है और M1N में तो कोई गैप ही नहीं है. दैट मीन्स द लॉजिक इज नॉट, इफ वी सी द डिफरेंस, अगर हम केवल डिफरेंस वाला पार्ट चेक करें तो लॉजिक कंक्रीट नहीं है, सेम नहीं है. वेयर सबकी लॉजिक सेम होनी चाहिए थी, और तभी वो लॉजिक कंक्रीट है और हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर पाएंगे. फिर दूसरी चीज़ जो काफ़ी लोग सोचते हैं वो इसके अंदर ये सोचते हैं कि ओके T इज़, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अपने लेटर नंबर्स को याद करो, तो T इज़ लेटर नंबर 20 एंड G इज़ 7. लेकिन अभी भी हम ऐसा करेंगे तो हम डिफरेंस ही ले रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर नहीं है, बिकॉज डिफरेंस सब जगह डिफरेंस है. ये 18 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 26 है. सो वो चीज़ नहीं आ पा रही है. फिर काफ़ी लोगों को क्लिक करेगा कि सर ने अभी हमको दो चीज़ें सिखाई रिगार्डिंग अल्फ़ाबेट. Remember your letters with the numbers from the left hand side. Remember your letters with the numbers from the right hand side. और उसका सबसे बड़ा हिंट हमको मिलता है A और Z से. A is our first letter from the left hand side and Z is our first letter from the right hand side. अब अगर हम और लेटर्स को भी एनालाइज करें तो T is 20th from the left, G is 20th letter from the right, R is 18th from the left, I is 18th from the right. Equidistant है, they are equidistant from the left and from the right respectively. तो इसको सॉल्व करना शुरू करा. C is 3rd from the left, so 3rd from the right is X. E is 5th from the left, so 5th from the right is V. लेकिन ऐसा करके भी अगर मैं बहुत लिबरल भी हो जाऊं, बहुत उदारवादी भी बन जाऊं, तब भी आपको कम से कम नहीं तो 60 सेकंड तो लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और मैं आपको वैसे ही बता दूं कि ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 35 से 37 सेकंड का समय मिलेगा. अगर आप पूरे पेपर को चेक करोगे, अभी मैं सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ कि रीजनिंग में आपको इतना ही समय मिलेगा कि ऑन एन एवरेज यू विल हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन in 35, 36, मैक्सिमम 37 सेकेंड्स. तो ये तो अभी उसको भी बियॉन्ड जा रहा है जब आप समझ गए हो क्वेश्चन को. काफ़ी लोग तो उसको समझ नहीं पाते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं,
लेकिन कोई अगर इसको समझ गया है और सॉल्व भी कर लिया है, जो मेथड मैंने अभी बताया है उससे 60 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, अगर मैं बहुत लिबरल हो जाता हूँ तो। नाउ आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, और ये मेरी तीसरी चीज होगी आपको याद कराने की। दैट इज राइट ABCD to Z इन वन सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में लिखोगे आप ABCD Z तक, और उसके नीचे रिवर्स ABCD लाइक दिस, Z के नीचे A, Y के नीचे B, X के नीचे C एंड सो ऑन, सो दैट वी मेक 26 पेयर्स, ताकि हमको 26 पेयर मिल जाएं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। अब अगर ये फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही लिखी हुई होती, लेट अस सपोज, ठीक है, अभी तो ये मैंने लिखा है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही लिखी हुई थी, तो इसको कैसे सॉल्व करते काफ़ी बच्चे। E के साथ G क्यों है, इस फॉर्मेशन को अगर चेक करा तो T एंड G आर मेकिंग अ पेयर। R के साथ I क्यों है, इस फॉर्मेशन को चेक करा तो R एंड I आर ऑल्सो मेकिंग अ पेयर। नाउ द लॉजिक हैज कम आउट, द पेयर दैट द लेटर्स आर मेकिंग इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो काफ़ी लोग कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व, C के साथ क्या है X, E के साथ क्या है V, N के साथ क्या है M, T के साथ क्या है G। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। A question that we were not able to understand, once we understood and did it by conventional method, हमने इसको 60 सेकंड में करा। एक इनोवेटिव मेथड निकाला कि आपने ये फॉर्मेशन लिखी, तो ये 15 सेकंड में सॉल्व हो गया। बट फॉर मी एंड माय स्टूडेंट्स, even 15 seconds is too much a time to be given to this question. I can solve and my students solve this question in a matter of 3 seconds flat. अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर 3 सेकंड में तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, एंड वेरी ट्रू, नहीं आ रहा समझ में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और जिस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि अपनी चीज़ों को याद करो, तो ये 3 सेकंड में भी सॉल्व होगा। कैसे होगा सॉल्व, हम अभी 15 सेकंड इसलिए ले रहे थे क्योंकि हम चीटिंग कर रहे थे। T के साथ G क्यों आया, यहाँ पे चेक करा कि T के साथ G का पेयर बन रहा है। R के साथ I क्यों आया, इसको चेक करा कि R और I का पेयर बन रहा है। और अब हमने सॉल्व करना शुरू करा और अभी भी चीटिंग ही कर रहे हैं। C के साथ क्या लिखा है X और इधर लिखा, E के साथ क्या लिखा है V और इधर लिखा, इसलिए 15 सेकंड लग रहे हैं। अगर हमको ये फॉर्मेशन याद हो जाए, जैसे कि मेरे को याद है, आई रिमेंबर ऑल माई 26 पेयर्स एट रैंडम ऑन माई टिप्स बाय हार्ट, कि कोई अगर मेरे से पूछता है L के साथ क्या आता है, O आता है, F के साथ क्या आता है, U आता है, T के साथ क्या आता है, G आता है, K के साथ क्या आता है, P आता है, आई रिमेंबर ऑल माई पेयर्स, आई डोंट हैव टू लुक इनटू इट। तो जैसे ही ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, क्योंकि मेरे को अपने पेयर ऑलरेडी याद है और मेरे को पता है कि ये लॉजिक तो पेयर वाली है, तो मैं तो इसको सीधा आंसर दे दूंगा X V M G I Z O। कितनी देर लगेगी, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इसको लिखा है, वहाँ तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। माई आंसर इज विद मी इन माई हेड एंड देर आर 4 आंसर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ मी। मेरा आंसर किसी इन 4 या 5 आंसर ऑप्शन से टैली करना चाहिए, जिससे टैली करेगा उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो इन अ मैटर ऑफ 3 seconds a question of this level can easily be solved. कैसे, if you see, हमने एनालाइज करा, एक नया मेथड मिला हमको, उस नए मेथड ने हमको जल्दी करना सिखा दिया। This is actually what I will be teaching you. Solving the question should not satisfy you. आपको एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया और आप खुश हो गए, मैं खुश नहीं होऊंगा, आपको भी नहीं होना चाहिए। जब आप उसको सही मेथड से 3 सेकंड में या बहुत कम समय में कर लोगे, तब आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये नंबर्स भी मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जाम। सी, इंग्लिश के अंदर आपको वर्ड्स के मीनिंग पूछेंगे, वर्ड के एंटोनिम्स पूछेंगे, वो आपको या तो आते हैं या नहीं आते।
आते हैं आप आंसर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, नहीं आते हैं तो उसको छोड़ दोगे और आगे बढ़ जाओगे। मैथ्स के अंदर आई एग्री कि फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन टॉपिक आपने करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा हुआ है तो आप कहोगे कि चलो इसको बाद में करते हैं। रीजनिंग में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट माई हेल्प, विदाउट एनीबडीज हेल्प इन फैक्ट। लेकिन समय ज़्यादा या कम ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई दिस सब्जेक्ट ईदर मेक्स यू और ब्रेक्स यू। या तो ये आपकी ज़िंदगी बना देगा या ये बर्बाद भी कर सकता है। अगर आपने ज़्यादा समय लिया तो आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ये जो आपने करा है, दिस इज़ द श्योरिटी दैट यू गेट दैट यू कैन क्रैक एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने नंबर ऐसे ही नहीं लिखे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। लेट अस सपोज देयर वर 3 पर्सन्स ए, बी एंड सी, जो कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए और ये वाला क्वेश्चन आया, तीनों ने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ए ने 60 सेकंड में करा, बी ने 15 सेकंड में करा, लेकिन सी ने तो केवल 3 सेकंड में कर दिया। नंबर्स का गेम नहीं रहा है, गेम कुछ और ही हो गया है। Let us check after 60 सेकेंड what is going to happen. 60 सेकेंड के बाद ए ने तो अभी एक ही क्वेश्चन करा है, ये वाला, लेकिन बी तब तक ऐसे कितने क्वेश्चन कर लेगा? आई एम नॉट सेइंग कि वो कर लेगा उतने क्वेश्चन, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन कितने कर लेगा? 4 कर लेगा। और सी कितने कर लेगा? 20. Look at the lead that C has taken over both A and B. और ये चीज़ डिटरमिन करती है कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन रिजेक्ट होएगा। आई थिंक देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड, आई थिंक आपके माइंड में भी आ गया होगा कि सिलेक्ट तो ये होगा। ये तो अभी से ही ओवर टाइम चल रहा है, जितना समय चाहिए था उससे ज़्यादा समय तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ले रहा है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग वाले, जिसके अंदर 8 से 10 तो लाइनें होंगी लिखी हुई, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है, फिर कहीं जाके सॉल्व करोगे। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बी जो है वो डाउटफुल हो जाता है कि क्या मेरे को ये वाला क्वेश्चन अभी करना चाहिए कि बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। बाद तो कभी आता ही नहीं है। तो ये डाउटफुल होने के हिसाब से ये अपने आप को रिजेक्ट कर देगा, हालांकि इसका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। बट दिस फेलो, लुक एट सी, इसके पास इतना समय है कि अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट चाहिए तो इसके पास 6 मिनट स्पेयर पड़े हुए हैं। तो वो कहेगा कि अरे बाद में क्या करना, अभी करते हैं इसको। बहुत तसल्ली से उसको पढ़ेगा, बहुत आराम से उसको पढ़ेगा, समझेगा और उसको सॉल्व कर देगा। और आगे जाके ये भी है कि वो बिल्कुल सही कर रहा होगा, बिकॉज ही इज़ सो काम, ही इज़ सो श्योर ऑफ हिज मेथड्स कि ये उसको भी कर लेगा, वेरस ये दोनों थोड़े से प्रॉब्लम में रहेंगे। एंड दिस इज़ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई विल टीच यू। इट इज़ नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई विल ऑलवेज इन माई अदर टॉपिक्स एज वेल, जब मैं आपको कराऊंगा वो, तो मैं आपको इन 4 चीज़ों के बारे में रिकॉल करवाता रहूँगा। और या आपको कहूँगा कि मेरा पहला जो लेक्चर है प्लीज़ उसको दोबारा देखिए, बिकॉज उसी के अंदर क्रक्स है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, नॉट जस्ट CET। मैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास इन 4 चीज़ों की कॉम्बिनेशन है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले रिकॉर्डिंग में बताया था, 4 थिंग्स, मैं उसी की कंटिन्यूटी में आपको कुछ और क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ सो दैट हम इसको और एम्फसाइज होकर समझ सकें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरा पहला पॉइंट है एक्यूरेसी, सेकंड था बिल्ट अप योर स्पीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्यूरेसी, इनोवेशन was the third point, and analyzing power। जिससे कि मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 1 2 3 4 है, बट एज वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस इट बिकम्स 4 3 2 1। हम पहले एनालाइज करते हैं, उससे हमको एक नया तरीका मिलता है,
वो नया तरीका हमारे स्पीड को भी इन्हांस कर देता है और एक्यूरेसी को भी इन्हांस कर देता है। कुछ बहुत सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल से इसको फिर से आपको हाईलाइट करवाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि जिसने मेरे को बहुत प्रॉब्लम दी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बैंक पीओ एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मेरे को बहुत देर के बाद वो रियलाइज़ हुआ व्हेन आई बिकेम अ टीचर कि ये क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या थी। तो उसी क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस से मैं आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। द क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 माइनस 6.25। पहले थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री इसलिए बताना चाहूँगा बिकॉज कैसे इसने मेरे को तंग करा और कैसे इसको मैंने फिर ओवरकम भी करा। एज अ स्टूडेंट मेरी अप्रोच क्या थी, जैसे कि आपकी भी अभी अप्रोच हो रही होगी इस वीडियो को देखते हुए, कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सीईटी, या सर बात कर रहे हैं बैंक पीओ और एसएससी की। तो ये बैंक पीओ की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। तो आई थॉट कि दिस क्वेश्चन इज़ इररिलेवेंट, इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ये आना ही नहीं चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था और ये शायद आता भी नहीं होगा। और ये सोच के मैंने इस क्वेश्चन को बेकार समझ लिया। ऑल्दो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ये क्वेश्चन आया था और जैसे कि हम 45-50 बच्चे थे क्लास के अंदर, सब ने इसको सॉल्व कर लिया। आई मीन ग्रेजुएट्स आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली इन फैक्ट। तो हमने भी इसको सॉल्व कर लिया और जब टीचर ने पूछा कि भी इसका आंसर क्या है तो सब ने आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर दैट इज़ 50। बट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज यू सी ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी। एनी एंट्रेंस एग्जाम इज़ नॉट अ सिलेक्शन प्रोसीजर, इट इज़ अ रिजेक्शन प्रोसीजर। द एग्जामिनर वॉन्ट्स टू रिजेक्ट यू। रिजेक्ट कैसे करते हैं? दो तरीके से। एक तो ईदर दे गिव यू अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन so that the ones who have prepared very well they are able to solve it and the mediocre ones वो उनको सॉल्व नहीं कर पाते, अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें कई बार प्रॉब्लम एग्जामिनर को ही आ जाती है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, 50 बच्चों को सिलेक्ट करना था, 60 बच्चे तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए और रह गए उनके पास 35 बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए एंड देयरफॉर वो अपने आप में फिक्स में आ जाते थे। तो उन्होंने इसका उल्टा करा फिर, जो कि दूसरा तरीका कि गिव इजी क्वेश्चंस, गिव वेरी इजी क्वेश्चंस सो दैट ऑल आर एबल टू सॉल्व इट। जिसने प्रिपेयर करा हुआ है, जो मीडियोकर है, जो बिलो एवरेज है, वो भी उसको सॉल्व कर ले, क्योंकि टाइम के ऊपर मेन गेम आ जाएगा कि कितनी देर में सॉल्व करा। तो व्हेन आई लुक्ड एट दिस क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अभी, तो मैंने कहा कि अरे सब लोग तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना कि 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डेसिमल में आएगा और लास्ट में जो भी आएगा उसमें से 6.25 माइनस कर देंगे। तो किसी की मैथमेटिक्स या किसी की मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी वो थोड़ा सा मेरे से जल्दी कर लेगा, जिसकी थोड़ी सी मेरे से वीक होगी वो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेगा, बट मोर और लेस 2-3 सेकेंड्स और मैक्सिमम 4 सेकेंड्स के डिफरेंस में सारे लोग इसको करेक्टली सॉल्व कर देंगे। सिंस आई न्यू दिस फैक्ट कि ये रिजेक्शन प्रोसीजर है, तो मेरे को इस क्वेश्चन का कोई मोटिव नहीं दिखाई दिया कि इससे तो टाइम भी टेकन ऑलमोस्ट सेम और करेक्ट आंसर तो सारे लोग दे रहे हैं। बट व्हेन आई बिकेम अ टीचर एंड दिस क्वेश्चन अगेन केम एंड फॉर्चुनेटली आई वाज टीचिंग इन द सेम इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज स्टडिंग। सो वही असाइनमेंट आई और वही ये वाला क्वेश्चन आया और मेरे साथ भी वही चीज़ हुई कि मैंने जब वो असाइनमेंट बच्चों को दी सॉल्व करने के लिए तो उन्होंने भी आंसर दे दिया और मैंने भी कहा कि येस इट इज़ अ करेक्ट आंसर, लेट अस प्रोसीड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आई वाज नॉट एबल टू गिव देम द इनपुट, एक्स्ट्रा इनपुट रिक्वायर्ड कि इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गया कि देयर मस्ट बी अ मोटिव। ऐसे तो ये क्वेश्चन ये बना नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसकी हिस्ट्री देखी तो ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है, आता भी रहता है, अभी भी आता रहता है। तो दैट मीन्स पता चल गया कि इसकी रेलेवेंस तो है। आई स्टार्टेड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्क्रैच, और फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब है ऐसे
कि 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई करा 25 2 वी कैरी 10 एंड 12 1 वी कैरी 5 एंड 1 6 यहाँ पे आएगा तो 4 5 ज़ा 20 एंड 2 वी कैरी 8 10 एंड 1 वी कैरी 4 एंड 1 ऐसे करके पूरा इसको सॉल्व करा जो कि आया 5625 और 2 डेसिमल तो 56.25 माइनस 6.25 एज आई वॉज टेलिंग यू द आंसर इज 50। ऐसे सॉल्व करेंगे। आई सेड देयर मस्ट बी समथिंग इन दिस। मैं जब फाइनली इस क्वेश्चन के पीछे पड़ा तो मैं ऐसे ही इसको सॉल्व कर रहा था। दिस टाइम जितनी जल्दी मैंने अभी करा है वैसे नहीं, बहुत धीरे धीरे। 5 5 ज़ा 25 5 एंड 2 वी कैरी 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12 1 वी कैरी, बहुत धीरे से, सो दैट आई डोंट स्किप ऑन एनीथिंग विच आई माइट हैव स्किप्ड अदरवाइज। क्योंकि बहुत बार ट्राई कर चुका था, मे बी 20-25 टाइम्स इन वन सिंगल गो, एक ही रात को मैं वो कर रहा था। जब फाइनली क्रैक हुआ तो देखो कैसे क्रैक हुआ। जब मैंने इसको फिर से करा, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन फिर से जब करा तो मैं इसको बहुत धीरे धीरे कर रहा था। 5 5 ज़ा 25 2 वी कैरी एंड ये जैसे ही नंबर आया मैंने कहा आई हैव सीन दिस नंबर बिफोर। कहाँ देखा है? ये रहा। और अगर मैं इसके डेसिमल देखूँ तो ये डेसिमल भी यहाँ पर आता है। अगर सिर्फ इसी का मैं चेक करूँ तो सडनली क्रैक हुआ कि दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन, टेकिंग मोर देन 2 सेकेंड्स एंड यू आर गॉन। ये क्वेश्चन तो सिर्फ इतना है, 12.5 इंटू 4 irrelevant 12.5 इंटू 4 इज 50 आंसर, बिकॉज ये वही चीज़ है। अभी मैंने सिर्फ 0.5 को ही सॉल्व करा था। 0.5 क्या होता है? हाफ। 0.5 को सॉल्व करा और वही मेरे को नंबर मिल गया। इट इज़ एज गुड एज गिविंग यू अ क्वेश्चन कॉल्ड 7 - 7। अब कोई ऐसे थोड़ा ना करेगा कि 7 - 7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 7 माइनस करा 1 2 3 4 5 6 7, अरे कुछ नहीं बचा, 0। Nobody will do it like this, ना। We all know 7 - 7 is 0. Expressions change हैं, but here half means half of 12.5, which is 6.25. So 6.25 minus 6.25, irrelevant. Question तो सिर्फ इतना सा था, 12.5 into 4. Again, it was all about analyzing. मैंने एनालाइज करा तो जो क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट मेरे को नहीं समझ में आया था कि भाई ये क्यों पूछे जा रहे हैं बार बार, अब जिसने इसको इस तरीके से करा उसने तो 2 सेकंड में करा, और जो इसको इस तरीके से कर रहा है वो इसको प्रॉबेबली 10 सेकंड्स में कर रहा है। 8 सेकंड्स की लीड, 8 सेकंड्स इज टू मच अ टाइम इन रीजनिंग और कंपटीशन। ये तो बहुत बड़ी लीड है, 8 सेकंड। एंड देयरफॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज़ अ मोटिव। तो उस मोटिव को भी समझने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ। ओके, वन मोर क्वेश्चन just to emphasize on this thing. Number series, very important topic, right? 2, 12, 30, fill in the blank, 90, 132. What will come in place of fill in the blank? This becomes the question. अब काफ़ी लोग कैसे करेंगे? Most of the people, let us say, when I say most, I am talking about 90%. कि वो देखते हैं डिफरेंस कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। फिर इन दोनों में डिफरेंस 18 का है। बट नाउ वी आर स्ट्रक, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आगे भी नहीं पता। लास्ट में 42। ये तो इंक्रीज हो रहा है 8 से, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सारा ही अननोन। द नंबर्स कैन इंक्रीज, द नंबर्स कैन डिक्रीज, द नंबर्स कैन रिमेन सेम, and it can be 8 9 10 11, it can be 8 10 12 14, it can be 8 7 6 5, it can be 8 6 4 2, it can be 8 8 8 8, n number of possibilities. And out of these n number of possibilities, only one possibility is going to give you the correct answer. So यहाँ पे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है, एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। दोनों ही हमारे मेन फैक्टर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं।
ऑल्दो दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर, लेकिन हो सकता है एक बार अटैम्प्ट करा नहीं हुआ, दूसरी बार अटैम्प्ट करा नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आगे भी 8 से इंक्रीज़ है, करके देख लेते हैं इसको। 18 and 8 is 26, दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच में 26 का गैप, विच विल गिव यू 56। आंसर मिल गया, श्योरिटी नहीं मिली कि यही आंसर है कि नहीं। श्योरिटी तब मिलेगी जब 42 भी टैली हो जाएगा, कंटिन्यूइंग विद द सेम लॉजिक कि आगे भी फिर 8 से इंक्रीज होना चाहिए। 26 and 8 will give you 34 and 34 and 8 will give you 42। जब ये 42 भी टैली हो गया, कंटिन्यूइंग विद द सेम लॉजिक, नाउ आई एम श्योर दैट माई आंसर इज करेक्ट। इट कुड हैव गॉन रॉन्ग अगर मैंने यहाँ पे कोई और नंबर लिया होता अपार्ट फ्रॉम 8। So it was dependent upon my luck as well. Still I am taking a lot of time. मैं अभी भी बहुत समय ले रहा हूँ। अगर मैं बहुत लकी था तो कि मैंने जो पहले अटेम्प्ट में सोचा वही सही निकला। तो एनालाइज करते हैं। The fourth point, as I was telling you, while solving the question, it will be 4, 3, 2, 1. कि क्या और भी मेथड्स हो सकते हैं जिससे हमको सेम एक्यूरेट आंसर्स मिलें और बहुत जल्दी हो जाए? Yes, there are methods. For example, जब भी हम नंबर सीरीज करेंगे तो वो भी हम elaborately करेंगे एक टॉपिक को लेकर, and I will tell you to concentrate on 4 things again, सिर्फ नंबर सीरीज के अंदर: स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स एंड ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है। डिफरेंस हमने करके देख लिया, ये टाइम कंज्यूम करता है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अब कैसे करना है? I'll tell you to read or represent your numbers in squares and cubes. For example, I can represent 2 as 1 square plus 1, 12 as 3 square plus 3, 30 as 5 square plus 5, 1, 3, 5 odd numbers. तो आगे क्या आएगा? 7 square plus 7. 7 square 49 plus 7 56. My accuracy level is so high that I need not solve 90 and 132. Although 90 is 9 square plus 9 and 132 is 11 square plus 11. और तरीका और एनालाइज करते हैं और मेथड निकालते हैं। 2 can be represented as 2 square minus 2, 12 as 4 square minus 4, 30 as 6 square minus 6. अब ये इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, आगे क्या होगा? 8 स्क्वायर माइनस 8, 8 स्क्वायर 64 माइनस 8 56, सेम आंसर। एक्यूरेसी लेवल इज़ वेरी हाई एंड वी आर टेकिंग मच लेस टाइम देन बिफोर। सो ये हमारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एनालाइज करा, नया मेथड आया, नया मेथड हमारे को स्पीड भी बढ़ा रहा है और एक्यूरेसी को भी इन्हांस कर रहा है। जिनको ये टेबल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो उनके लिए एक और मेथड, आई कैन रिप्रेजेंट 2 एज 1 into 2, 12 as 3 into 4, 30 as 5 into 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे क्या होगा? 7 into 8, 7 into 8 is 56 again. So you see, एनालाइज करने से आपको हमेशा नए मेथड मिलेंगे। वो नया मेथड हमेशा बहुत कम समय लेगा और ज़्यादा एक्यूरेसी पे होगा। यहाँ पे हमको इधर तक देखना पड़ रहा था, पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था, आंसर मिलने के बावजूद भी हमको और भी करना पड़ रहा था। यहाँ आंसर मिलते ही आगे के नंबर्स हमारे लिए बेकार, हमको उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ आर मेथड एज वेल एज द आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अंदर मैं आपको फिर से ये चीज़ बताऊंगा कि हाउ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक ब्रेन टीजर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन टीजर, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन विच इज़ मेंट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ अ ब्रेन टीजर विच इज़ मेंट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर कि हम एनालाइज करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होएगा, नहीं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तुकबंदी जिसको हम बोलते हैं, तुक्का मारा, तुक्का सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो एक बार और ट्राई कर लेंगे, तीसरी बार भी ट्राई करेंगे, चौथी बार भी ट्राई करेंगे, वो चीज़। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस हैं। हमको करना क्या है
कि इन 8 बॉक्सेस में हमको 1 से लेकर 8 तक नंबर फिल करने हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 2 साथ साथ वाले बॉक्सेस के अंदर 2 साथ साथ वाले नंबर नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को और अच्छे से समझ लो कि मैं 1 को कहीं पर भी रख सकता हूँ, right? I can keep 1 anywhere in any of these 8 boxes, but let us suppose I kept 1 here. तो 2 इधर नहीं हो सकता, 2 इसके साथ वाले बॉक्स में नहीं हो सकता, 2 इधर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका कॉर्नर टच कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि साथ वाले बॉक्स को हम वो बोलेंगे जिसका कॉर्नर भी आपस में टच ना कर रहा हो। तो 2 इधर भी नहीं हो सकता, 2 इधर भी नहीं हो सकता, तो 2 या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा। लेट अस सपोज मैंने 2 को इधर फिल कर दिया। अब 2 के पास 3 नहीं होना चाहिए, 3 कैनॉट बी हेयर, 3 कैनॉट बी हेयर बिकॉज कॉर्नर टच है, 3 कैनॉट बी हेयर, 3 इवन कैनॉट बी हेयर बिकॉज इसका भी कॉर्नर टच हो रहा है, तो 3 कैन बी हेयर और हेयर। अब जहाँ पे 3 को फिल करोगे उसके पास 4 नहीं होना चाहिए, 4 के पास 5 नहीं होना चाहिए, 5 के पास 6 नहीं होना चाहिए, 6 के पास 7 नहीं होना चाहिए, 7 के पास 8 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कोई उनके पास मेथड नहीं होता है। उनके पास सिर्फ हिट एंड ट्रायल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं तुक्का मारना, कि वो पहले यहाँ ट्राई करा नहीं हुआ, यहाँ करा नहीं हुआ, यहाँ करा नहीं हुआ, यहाँ करा नहीं हुआ। और इसको सॉल्व करने के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वेरी इजीली। अब मैं आपको एनालाइज करके इसको बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, और चारों मेथड अगर आपने एनालाइज अच्छे से कर लिया और आपका मेथड बहुत एक्यूरेट है तो आप देखना कि वो 4 मेथड मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। एनालाइज करते हैं कि वी वर सपोज टू फिल 8 नंबर्स इन दिस। हमको इन 8 बॉक्सेस में 8 डिफरेंट नंबर्स फिल करने हैं 1 to 8। कोई भी 2 साथ साथ वाले नंबर्स 2 साथ साथ वाले बॉक्सेस में नहीं होने चाहिए। तो पहले हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। 2 नंबर ऐसे जिनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि उनको आपने केवल एक एक नंबर से ही प्रोटेक्ट करना था, बाकी जो 6 नंबर हैं उनको आपको 2-2 नंबर से प्रोटेक्ट करना था। तो एनालाइज करा तो पता चला कि ये 6 नंबर ऐसे हैं, जैसे 2 का एग्जांपल लें तो 2 के पास 1 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 3 के पास 2 भी नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, 4 के पास 3 भी नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर रिजिड इन नेचर, ये थोड़े से रिजिड किस्म के हैं क्योंकि इनको आपको 2-2 नंबर से प्रोटेक्ट करना था। 1 और 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपने केवल एक एक नंबर से ही प्रोटेक्ट करना था। 1 के पास केवल 2 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई भी आ सकता है। 8 के पास सिर्फ 7 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है। सो दीज वर फ्लेक्सिबल नंबर्स whereas these are rigid numbers. Now analyze on the 8 boxes given to you. और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि out of these 8 boxes, which are the 2 boxes which are very rigid in nature? And here rigid will mean surrounded from all the 4 sides. और जो कि साफ पता लग जाता है कि ये 2 boxes ये बड़े rigid हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ज़िद्दी लोगों की ज़िद्दी लोगों के साथ नहीं बनती। ये ज़िद्दी बॉक्सेस, ये ज़िद्दी नंबर। That means these 6 numbers should not come in any of these 2 boxes. That means these 2 rigid boxes are actually meant for flexible numbers. And as soon as you fill 1 and 8, the question solves in itself, अपने आप। 1 को किससे प्रोटेक्ट करना था? 2 से। 2 इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। We are left only with 2, 1 box for 2. 8 के पास 7 नहीं होना चाहिए, 7 इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। 7 कैन ओनली बी हियर। रह क्या गया? 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो गया। हमने तो सिर्फ एनालाइज करा था, एनालाइज करा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। हिट एंड ट्रायल करते रहते तो हो सकता आधा घंटा लग जाता। कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है एनालाइज करने से। एनालाइज करा तो पहले ही हमको पता चल गया कि क्योंकि 1 और 8 फ्लेक्सिबल नंबर्स हैं, दे नीड टू बी एट द मिडल बॉक्सेस। 1 से पता चल गया कि 2 के पास सिर्फ ये जगह है, 8 से पता चला कि 7 के पास सिर्फ ये जगह है। सिंस वी नो दैट 1 and 8 मस्ट कम एट द मिडल बॉक्सेस, तो देखो इसके और तरीके कौन से हैं।
जो कि डिफरेंट फॉर्मेशन से बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने एनालाइज बहुत अच्छे से कर लिया है। एक तो है हम इसकी वाटर इमेज बना लें, यानी कि ये नंबर्स तो एज इट इज़ रहेंगे यहीं पर, 3 विल कम हेयर, 4 विल कम हेयर and 5 and 6 will interchange the places, that is 5 will come here and 6 will come here। सेकेंड मेथड बन गया हमारे पास। थर्ड मेथड, इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज मीन्स 7 will come here, 1 will come here, 8 here and 2 here, 3 and 5 interchange, 4 and 6 interchange। ये तीसरा मेथड। चौथा मेथड, जो अभी हमने तीसरा मेथड बनाया है इसकी मिरर इमेज, उसको अपसाइड डाउन कर दो, उसकी वाटर इमेज, यानी कि बीच के चारों नंबर सेम रहेंगे और ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर, एंड ये हमारा चौथा मेथड। बाय डूइंग इट और एनालाइजिंग इट इन अ करेक्ट वे, एक तरीके से हमने एक करा और हमको 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल गई, बिकॉज हमने एनालाइज कर लिया था कि 1 and 8 तो मिडल में ही रह सकते हैं और कोई इसका तरीका है ही नहीं। सो ये एनालाइजिंग पावर को आपको अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने ब्रेन टीजर का इस्तेमाल करा है। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, मैं बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन दैट इज़ गोइंग टू कम, इट इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द पावर, द रियल पावर ऑफ एनालाइजिंग पावर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।